बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फेलोस, आइए आज का लेक्चर शुरू करने से पहले रब्बुल जलाल की बारगाह में एक दफ़ा फिर मुल्तजी हों कि मौला करीम हमें ऐसे सजदों की तौफीक अता फरमा कि जिससे खिदमत खलक का जज्बा बढ़े। डियर फेलोस, आज हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का एक इंतहाई अहम टॉपिक टेकअप करने जा रहे हैं। ये टॉपिक का जो सब्सटेंस है, जो कंटेंट है, वो इतना पोटेंशियल रखता है कि इसमें से किसी भी एग्ज़ाम कम्पेटिटिव में पूछा जा सकता है। इसलिए पहले जो प्रोबेबल क्वेश्चन फार्मूलेट हो सकता है वो मैं आपके सामने रखता हूँ, या इससे अलाइड जो क्वेश्चन फार्मूलेट हो सकते हैं, फॉर्म हो सकते हैं, वो आपके सामने रखता हूँ। फिर वन बाय वन हम इन द लाइट ऑफ प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 और लैंडमार्क जजमेंट्स जो मैं आपके सामने बाद में रखता हूँ, उनकी रोशनी में इनको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन ये है कि वेदर जुडिशरी कैन रिव्यू दी सब्सटेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स। इसको मैं सिंप्लीफाई इस तरह करूंगा कि क्या अगर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई अमेंडमेंट करती है तो क्या उसके हवाले से जो जुडिशरी है वो जुडिशियल व्यू ले सकती है। क्या उस अमेंडमेंट को अगर जुडिशरी ये समझे कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी ये अमेंडमेंट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो उसको स्ट्राइक डाउन कर सकती है या नहीं कर सकती। इस हवाले से जो टर्म्स या जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो उन पर मैंने क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन फार्मूलेट किए हैं फॉर द सेक ऑफ कंप्रीहेंशन एंड ईज, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। पहला क्वेश्चन जो डायरेक्टली इसके मतलब बन सकता है वो है बेसिक स्ट्रक्चर से क्या मुराद है। दूसरा क्वेश्चन है बेसिक स्ट्रक्चर और सेलिएंट फीचर्स में क्या फ़र्क है। तीसरा क्वेश्चन है आईन पाकिस्तान में बेसिक स्ट्रक्चर या सेलिएंट फीचर्स क्या हैं। नंबर 4 आर्टिकल 238 5 और 6 में पार्लियामेंट की जो अमेंडेटरी पावर्स हैं उनके मतलब ये आर्टिकल्स क्या कहते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है डिस्क्रिप्टिव सेलिएंट फीचर या प्रेस्क्रिप्टिव सेलिएंट फीचर्स और प्रोस्क्रिप्टिव सेलिएंट फीचर्स में क्या फ़र्क है। नंबर 6 है कि आइन में अगर सेलिएंट फीचर्स मौजूद हैं तो उनकी डिटर्मिनेशन या तयन कौन करेगा। नंबर 7 पर है कि क्या सेलिएंट फीचर्स पार्लियामेंट की अमेंडेटरी जो पावर्स हैं उस पर कोई कदगन लगाती हैं, कोई लिमिटेशंस लगाती हैं या नहीं लगाती। 8वें नंबर पर है कि आइन में जो आर्टिकल 238 5 और 6 के अंदर अमेंडमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है उसकी ट्रू स्पिरिट क्या है, और इसको स्पेसिफिकली विद रेफरेंस टू दी रावलपिंडी बार एसोसिएशन वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से हम इसको डिस्कस करेंगे। नंबर 9 पर है क्या आर्टिकल 8 में इस्तेमाल किया गया लफ्ज़ लॉ जो है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन लफ्ज़ शामिल है या नहीं है। नंबर 10 है क्या पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूंट पावर और लेजिस्लेटिव पावर में कोई फ़र्क है या नहीं है। और नंबर 11 पर है कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ जजमेंट लैंडमार्क जजमेंट रिपोर्टेड एज PLD 2005 सुप्रीम कोर्ट पेज 401 रावलपिंडी बार एसोसिएशन वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। ये फेलोज, इन सारे सवालात के जवाबात हम जैसे पहले मैंने रिक्वेस्ट किया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की प्रोविजंस और 7 जजमेंट्स की रोशनी में लेने की कोशिश करेंगे। वो जजमेंट्स जो हम ऑफ एंड ऑन या पंक्चुएट करेंगे इस डिस्कशन में, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। पहली जजमेंट है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान वर्सेस अब्दुल वली खां। ये रिपोर्ट हुई है PLD 1976 सुप्रीम कोर्ट पेज 57। दूसरी है स्टेट वर्सेस ज़ियाउर रहमान, ये PLD 1973 है सुप्रीम कोर्ट पेज 49। तीसरी जजमेंट है फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान वर्सेस यूनाइटेड शुगर मिल्स, ये रिपोर्ट हुई PLD 1977 सुप्रीम कोर्ट पेज 397। चौथे नंबर है महमूद खान अचकजई वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, ये रिपोर्ट हुई PLD 1997 सुप्रीम कोर्ट पेज 426। पाँचवें नंबर है जफ़र अली शाह वर्सेस परवेज़ मुशर्रफ, ये रिपोर्ट हुई PLD 2000 सुप्रीम कोर्ट पेज 869। नेक्स्ट जजमेंट है नदीम अहमद एडवोकेट एंड अदर्स वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान अदर्स, ये रिपोर्ट हुई PLD 2010 सुप्रीम कोर्ट पेज 1165। 7वें नंबर पर है डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रावलपिंडी
एंड अदर्स वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, रिपोर्ट हुई PLD 2015, सुप्रीम कोर्ट पेज 401। डी फेलोज, अगर हम पहले सवाल की तरफ आए, बेसिक स्ट्रक्चर से क्या मुराद है? बेसिक स्ट्रक्चर को इन द सिंपलेस्ट टर्म्स विदाउट डेल्विंग इनटू द कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेटेड और कम्बरसम टर्मिनोलॉजी, इसको मैं आपके सामने रखता हूँ। बेसिक स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि कहा जाता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो बेसिकली, और ये जुडिशियल रिव्यू, ये जो दो प्रिंसिपल्स हैं, ये प्रेमिस करते हैं यानी बेस करते हैं ऑन द कन्विक्शन दैट सर्टेन फीचर्स ऑफ अ written constitution are so fundamental to the constitutional edifice that they cannot be amended. That is, they are immutable, they are unalterable and not susceptible to repeal or significance, और इनको लेजिस्लेचर जो है वो चेंज नहीं कर सकती। यानी कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजंस ऐसी हैं या कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फीचर्स ऐसे हैं कि जिनको लेजिस्लेचर जो है वो अमेंड नहीं कर सकती, आल्टर नहीं कर सकती, चेंज नहीं कर सकती। और अगर पार्लियामेंट जो है उनको चेंज करती है, आल्टर करती है, तो उस पर जुडिशियल रिव्यू ले सकती है और उसको स्ट्राइक डाउन कर सकती है। ये है बेसिक स्ट्रक्चर। यानी बेसिक स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि वो फाउंडेशनल प्रोविजंस हैं, वो बेसिक फंडामेंटल और इम्यूटेबल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जिनको छेड़ा नहीं जा सकता, जिनको अमेंड नहीं किया जा सकता, जिनको टेलर नहीं किया जा सकता, जिनको चेंज नहीं किया जा सकता। और अगर उनको चेंज किया जाए तो जुडिशरी उन पर जुडिशियल रिव्यू ले सकती है। ये है बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट। अब बेसिक स्ट्रक्चर और सेलिएंट फीचर्स में क्या फ़र्क है? डियर फेलोज, ये दोनों जो कॉन्सेप्ट हैं ये अल्टरनेटिवली यूज़ होते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर पर हम अलहदा से एक लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे, इसकी ओरिजिन क्या है, ये कहाँ कहाँ पर जो है इसको एक्सरसाइज किया गया, ये जर्मनी के अंदर किस तरह सबसे पहले इसे क्वाइन किया गया, उसके बाद इंडियन जो लैंडमार्क जजमेंट है केसावनंदा वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, उसके अंदर कैसे इसकी रोशनी में जो है वो आगे चीज़ें जो है वो फार्मूलेट की गई। ये डिटेल के साथ हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर का जो सिंपलेस्ट टर्म्स में कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपके सामने रख दिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर पर जो भी जजमेंट पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, ऐसे लगता है कि डेलिबरेटली ऑनरेबल जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ने ये बेसिक स्ट्रक्चर के लफ्ज़ को इस्तेमाल करने से अवॉइड किया है और इसकी जगह पर सीलिएंट फीचर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। जितनी भी जजमेंट्स मैंने आपके सामने रखी 7 की 7, उनके अंदर जो कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया है वो सेलिएंट फीचर का यूज़ किया गया है। और फाइनली जो रावलपिंडी बार एसोसिएशन वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी यूज़ किया गया, वो भी सेलिएंट फीचर के अंदर सेलिएंट फीचर ही यूज़ किया गया। तो हम कह सकते हैं कि ये टर्म जो है वो अल्टरनेटिव हैं एंड दे कैन बी यूज्ड अल्टरनेटिवली एंड दे आर being used alternatively, but as far as jurisprudence evolved on this concept, तो हमारी जो जुडिशरी है उसने लफ्ज़ जो है वो सेलिएंट फीचर का इस्तेमाल किया है। अब नेक्स्ट है क्या पाकिस्तान में आईने पाकिस्तान में बेसिक स्ट्रक्चर या सेलिएंट फीचर्स क्या हैं? डी फेलोज, पाकिस्तान के अंदर जो मैंने 7 लैंडमार्क जजमेंट्स आपके सामने रखी हैं, इसके अंदर मुख्तलिफ जजमेंट्स के अंदर मुख्तलिफ जो सेलिएंट फीचर हैं उनको डिस्क्राइब किया गया है। लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम ये जो जजमेंट है रावलपिंडी बार एसोसिएशन वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, इस पर डिटेल के साथ डिस्कशन की और फाइनल जो कंक्लूजन दिया, जो रेशियो डिसाइडेंडली ले डाउन किया, उस पर भी हासिल सैर गुफ्तगू इस पर की गई। और इसके अंदर जो कॉमन दुनिया के अंदर सेलिएंट फीचर समझे जाते हैं, जो बेसिक स्ट्रक्चर समझा जाता है, इस पर अलहदा से क्वेश्चन मैंने फार्मूलेट किया है, लेकिन जो कॉमन दुनिया के अंदर हैं वो ये समझे जाते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर है या सेलिएंट फीचर है, यानी वो इम्यूटेबल है, आप उनको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन इस पे एंड पे मैं अगेन एट द कास्ट ऑफ रेपुटेशन ये कह रहा हूँ कि डिटेल के साथ डिस्कशन करूँगा। और इसी तरह जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है किसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इसी तरह जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है इसी तरह जो मिनॉरिटीज राइट्स हैं या इंडिपेंडेंस जुडिशरी है, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये सेलिएंट फीचर के कैटेगरी में कैटेगराइज की जाती हैं। अब
डिस्क्रिप्टिव सेलिएंट फीचर और प्रोस्क्रिप्टिव सेलिएंट फीचर में क्या फ़र्क है? डियर फेलोस, ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए हमें इन सारी जजमेंट्स को पढ़ना पड़ेगा। अब ये जो 7 की 7 जजमेंट्स हैं, ये जो लास्ट जजमेंट है रावलपिंडी बार एसोसिएशन वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, इसके अलावा इससे पहले जो जजमेंट्स हैं उनके अंदर सेलिएंट फीचर्स को डिस्क्राइब किया गया, प्रेस्क्राइब किया गया, बताया गया कि ये जो फीचर्स हैं दे कैन बी डब्ड, दे कैन बी नेम्ड, दे कैन बी कैटेगराइज्ड, दे कैन बी टर्म्ड एज अ सेलिएंट फीचर्स। लेकिन ये जो रावलपिंडी बार एसोसिएशन है, फॉर द फर्स्ट टाइम इसके अंदर प्रोस्क्राइब्ड सेलिएंट फीचर दिए गए। डिस्क्राइब्ड सेलिएंट फीचर से मुराद है सिर्फ उसकी डिस्क्रिप्शन दी गई है, बताया गया कि ये सेलिएंट फीचर्स हैं। लेकिन इस जजमेंट के अंदर ये बताया गया कि अगर कोई अमेंडमेंट की जाती है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो दैट कैन बी स्ट्रक डाउन ऑन द बेसिस ऑफ सेलिएंट फीचर्स। तो जिन सेलिएंट फीचर्स पर उसको स्ट्रक डाउन किया जाता है उसको हम प्रोस्क्राइब्ड सेलिएंट फीचर कहते हैं। मीनिंग देयर बाय कि वो सेलिएंट फीचर विच प्रोस्क्राइब करते हैं, जो प्रोहिबिट करते हैं, जो प्रीएम्प्ट करते हैं, जो रोकते हैं कि कोई भी पावर जो है वो टेलर विद ना करे, चेंज ना करे, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तब्दीली ना लाए। तो ये सेलिएंट फीचर और जो डिस्क्रिप्टिव सेलिएंट फीचर और प्रोस्क्रिप्टिव सेलिएंट फीचर हम इनको कह सकते हैं। अब अगर थोड़ा सा अगर इस पर मैं डिवेल ऑन करूं तो ये जो पहली 3 जजमेंट्स हैं, इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान अब्दुल वली खां PLD 1976 सुप्रीम कोर्ट पेज 57, और इसके बाद स्टेट वर्सेस यारमान PLD 1973 सुप्रीम कोर्ट पेज 49, और इसी तरह फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान वर्सेस यूनाइटेड शुगर मिल्स PLD 1977 सुप्रीम कोर्ट पेज 397। इनके अंदर इस बेसिक स्ट्रक्चर या सेलिएंट फीचर की बुनियाद पर यह कहा गया कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को तब्दील, यानी अगर इसकी बुनियाद, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट आती है तो सेलिएंट फीचर की बुनियाद पर आप उसको स्ट्राइक डाउन नहीं कर सकते। हाँ, सिर्फ एक सूरत में स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं कि अगर जो प्रोसीजर डिस्क्राइब किया है कॉन्स्टिट्यूशन ने फॉर मेकिंग अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर उसकी वायलेशन हुई है तो आप उसको स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं। लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम पार्शली बेसिक स्ट्रक्चर या सेलिएंट फीचर के कॉन्सेप्ट को महमूद खां अचकज़ई वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान PLD 1997 सुप्रीम कोर्ट पेज 427 के अंदर रिकग्नाइज किया गया। इसकी रेलिवेंट वर्डिंग जो मैं आपको पढ़ देता हूँ। The theory of basic structure was somewhat recognized by the Supreme Court. The court's findings were, although Article 239 of the Constitution confers unlimited powers to the Parliament to amend the Constitution, yet it cannot amend the Constitution in complete violation of Islam, nor can it convert a democratic form of government into an undemocratic one. Similarly, courts cannot be abolished through amendment in the Constitution. Salient features of the Constitution are contained in objective resolution. As long as such salient features are retained and not altered in substance, amendments cannot be made as per procedure prescribed इन आर्टिकल 239 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी इसके अंदर उन्होंने जो आइडेंटिफाई किए वो आइडेंटिफाई किया कि आप डेमोक्रेसी को, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अनडेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कह सकते, इस्लाम के प्रोविजंस के अगेंस्ट अमेंडमेंट नहीं कर सकते। इसी तरह आप ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर जो चीज़ें इंश्राइंड है उनको आप चेंज नहीं कर सकते। इसी को फिर आगे फर्दर जो है वो रिकग्नाइज किया गया जफर अली शाह वर्सेस परवेज मुशर्रफ PLD 2000 सुप्रीम कोर्ट पेज 869 के अंदर। इसके अंदर जो अचकज़ई महमूद खां अचकज़ई वाली जजमेंट है उसी को फॉलो किया गया पार्टली। मैं इसके मतलब आपके सामने जो रेलेवेंट चीज़ है वो रखता हूँ। द जजमेंट ऑफ महमूद खां अचकज़ई केस वाज पार्टली फॉलोड by the Supreme Court in Zafar Ali Shah case. In this case, the Supreme Court allowed Pervez Musharraf to amend the Constitution but forbade him from making any amendment in the salient features of the Constitution, that is independence of the judiciary, federalism, parliamentary form of government blended with Islamic provisions. अब इन सब के अंदर जब हमने देखा तो हमने ये देखा कि इस्लामिक प्रोविजंस को सेलिएंट फीचर कह रहे हैं, इंडिपेंडेंस जुडिशरी को सेलिएंट फीचर कह रहे हैं, फेडरलिज्म को सेलिएंट फीचर कह रहे हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को इस्लामिक सेलिएंट फीचर कह रहे हैं, और इस्लामिक प्रोविजंस को सेलिएंट फीचर्स कह रहे हैं।
इसके बाद एक और बड़ा जो जजमेंट अहम थी, नदीम अहमद एडवोकेट एंड अदर्स वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान अदर्स पीएलडी 2010 सुप्रीम कोर्ट 11 पेज 1165। इसके अंदर भी जब हम देखते हैं कि जब 18th अमेंडमेंट आती है और उसके अंदर आर्टिकल 175A इंसर्ट किया जाता है और उसके अंदर एक मैकेनिज्म डिवाइस किया जाता है अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, फेडरल शियत कोर्ट और हाई कोर्ट। उसके अंदर जो एक चीज़ डाल दी जाती है कि जो कमीशन है जो रिकमेंड करेगा नेम ऑफ द जुडिशल कमीशन जो रिकमेंड करेगा नेम ऑफ द जजेस टू बी अपॉइंटेड, उस पर एक पार्लियामेंट्री कमेटी जो है उसका चेक रख दिया गया और कहा गया कि ये वीटो कर सकती हैं। जब इस अमेंडमेंट पर्टिकुलरली दिस पोर्शन ऑफ द अमेंडमेंट को एग्जामिन किया गया तो कोर्ट ने रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया और उसको स्ट्राइक डाउन नहीं किया, बल्कि उसको रिकमेंडेशन दी और रेफर कर दिया मैटर टू द पार्लियामेंट कि आप इनकी रोशनी में इसके अंदर अमेंडमेंट करें और 175A को चेंज करें। उसके अंदर ये था कि अगर एक तो ये है कि जो जुडिशल कमीशन के अंदर 2 सीनियर जजेस सुप्रीम कोर्ट के रखे उनको 4 कर दिया जाए, और इसी तरह उन्होंने कहा कि इनके पास वीटो पावर नहीं होनी चाहिए। वो जब एक दफ़ा समझते हैं कि ये इनको नहीं पॉइंट होना चाहिए तो वो रेफर बैक करेंगे, बट विद साउंड रीजंस और 3/4 की मेजोरिटी के साथ। तो फिर अगर कमीशन उन्हीं नामों को वापस भेज देता है तो वो समझा जाएगा कि ये इनको पॉइंट किया जाए और वहाँ पे वीटो नहीं कर सकेंगे। तो इससे लास्ट बट नॉट द लीस्ट इस हवाले से जो जजमेंट थी वो थी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रावलपिंडी एंड अदर्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान एंड अदर्स PLD 2015 सुप्रीम कोर्ट पेज 401। अब इसके अंदर फॉर द फर्स्ट टाइम, जैसे मैंने अर्ज किया, कि प्रोस्क्राइब्ड सेलिएंट फीचर्स को आइडेंटिफाई किया गया। अब ये जो प्रोस्क्राइब्ड सेलिएंट फीचर्स थे, इसके हवाले से जो मैंने क्वेश्चन भी फार्मुलेट किया कि ये जो सेलिएंट फीचर्स हैं उनका तयन कौन करेगा, यानी इफ दे आर लेटेंट एंड इम्प्लाइडली अवेलेबल इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो आइडेंटिफाई कौन करेगा, डिटरमिन कौन करेगा कि ये सेलिएंट फीचर्स हैं। एक क्वेश्चन ये फार्मुलेट किया और इसी तरह ये किया कि क्या सेलिएंट फीचर जो हैं वो कोई मैंडेटरी पावर ऑफ द पार्लियामेंट पर कोई कदगन लगाते हैं या नहीं लगाते। और ये जो आर्टिकल 238 का 5 और 6 है, इसके अंदर जो अमेंडमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो उसके मीनिंग क्या है, उसकी परपोर्ट क्या है, उसका स्पिरिट क्या है, और इसी तरह ये जो 238 5 और 6 हैं ये कहते क्या हैं। इन सारी चीज़ों के जवाब इस जजमेंट के अंदर दिए गए। ये जजमेंट जो है इसको 17 फॉर द फर्स्ट टाइम, इसकी सिग्निफिकेंस इस वजह से है कि इस जजमेंट को फॉर द फर्स्ट टाइम फुल बेंच कंसिस्टिंग ऑफ 17 जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ने इस दोनों पिटीशंस को सुना। बेसिकली ये जो दोनों पिटीशन थी इसके अंदर एक 18th अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया था और एक 21st अमेंडमेंट को चैलेंज किया था। आपको मालूम है कि 18th अमेंडमेंट के जरिए ऑलमोस्ट 104-5 आर्टिकल्स को अमेंड किया गया तो, और जो अमेंडमेंट 21st थी उसके तहत जो मिलिट्री कोर्ट्स थी उनको पावर दे दी गई थी कि वो सिविलियंस हु आर नॉन टू बी टेररिस्ट या क्लेम करते हैं टेररिस्ट, उनके मिलिट्री ट्रायल होने के हवाले से था। और जो आर्मी एक्ट 1952 था उसमें अमेंडमेंट थी, इस हवाले से इसे चैलेंज किया गया था। तो इस जजमेंट के अंदर जो मेजॉरिटी का व्यू आया वो 8 लोगों का मेजॉरिटी का व्यू आया। लेकिन इसके अंदर इंटरेस्टिंग बात क्या थी वो मैं आपके सामने रखता हूँ। इसके अंदर 17 जजेस ने फुल जज ने ये सुना और मेजॉरिटी जो थी वो 13-4 दीज कॉन्स्टिट्यूशन आर हेल्ड टू बी मेंटेनेबल। पहली बात इन्होंने ये की गई, पहला क्वेश्चन ये था कि क्या ये जो मेंटेनेबल पिटीशंस हैं या नहीं, यानी क्या सुप्रीम कोर्ट इन अमेंडमेंट्स जिनको ये चैलेंज कर रहे हैं उनको रिव्यू कर सकती है या नहीं कर सकती। तो 13 जजेस साहबान ने ये कहा कि रिव्यू कर सकती हैं, यानी कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू की पावर मौजूद है कि वो अमेंडमेंट अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर की गई तो उसको रिव्यू कर सकती है। पहली बात तो ये हुई। उसके बाद बाय मेजॉरिटी ऑफ 14 to 3 the constitution petitions challenging the constitution 18th amendment act those are dismissed। 14 ने कहा कि इसे डिसमिस किया जाता है
while by majority of 11 to 6 the constitutional petition challenging the constitution 21st amendment are dismissed. इन दोनों पिटिशंस को मेजोरिटी के साथ डिसमिस कर दिया गया, लेकिन इसके अंदर फॉर द फर्स्ट टाइम जो पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी का नोशन था उसको रीडिफाइन किया गया। इसकी सिग्निफिकेंस इस हवाले से है कि इसकी जो पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी को का जो पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी का जो कॉन्सेप्ट था उसको रिकन्सीव या रीडिफाइन किया गया और जुडिशियल रिव्यू की जो पावर थी उसको रिकग्नाइज किया गया विद रेफरेंस टू द रिव्यू ऑफ द अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसके अंदर 3-4 चीज़ें बड़ी अहम हुई। ये 3-4 चीज़ें मैं आपके सामने इस जजमेंट के, ये बड़ी लंबी जजमेंट है, इसके सामने जो पहली बात कही गई रेलिवेंट पोर्शन में आपके सामने रखता हूँ। पहली बात ये कही कि द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स अ स्कीम reflecting to its salient features which define the constitution. Such salient features are obvious and self-evident upon a harmonious and holistic interpretation of the constitution. In an effort to discover such salient features, material outside the constitution cannot be safely relied upon. इनने कहा जी कि पहली बात तो इनने ये कही कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर salient feature मौजूद हैं, लेकिन ये शायद इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये आउटसाइड से कोई मटेरियल ये स्टैब्लिश करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा कि इसके अंदर सेलिएंट फीचर मौजूद हैं या नहीं मौजूद हैं। ये इशारा परहैप्स कर रहे हैं बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है जो ओरिजिनेट हुआ इन जर्मनी और इसको इस्तेमाल किया इंडिया ने, नेपाल ने और बांग्लादेश ने। और इनने ये कहा कि ये हमारा इंडिजिनसली ये चीज़ें मौजूद हैं और इसकी होलिस्टिक रीडिंग से जो है वो आइडेंटिफाई किया जाएगा। अब अगला ये सवाल था कि इसको आइडेंटिफाई कौन करेगा, और कुछ जो सेलिएंट फीचर्स हैं इन्होंने आइडेंटिफाई किए। कहा कि द सेलिएंट फीचर्स एज आर असर्टेनेबल फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। 3 यहाँ पे एक इंक्लूसिव लिस्ट दी जिसके अंदर 3 इन्होंने शामिल किए और ये एग्जॉस्टिव नहीं है, लेकिन इससे आगे उन्होंने ये बताया कि ये जो सेलिएंट फीचर्स फर्दर भी इसके अंदर मौजूद हैं बट दे आर टू बी डिटरमिन्ड बाय द कोर्ट। आई कहा कि द मैंडेटरी पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट आर सब्जेक्ट टू द इम्प्लाइड लिमिटेशन। द पार्लियामेंट इन व्यू ऑफ आर्टिकल 238 एंड 239 इज वेस्टेड विद द power to amend the constitution as long as the salient features of the constitution are not repealed, abrogated or substantively altered. 2 चीज़ें उन्होंने कही। इन्होंने कहा कि 235, 238 एंड 239 के अंदर ये पावर वजह तौर पर दी गई है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट पार्लियामेंट कर सकती है और ये अमेंडमेंट जो है कहीं पे चैलेंज भी नहीं होगी। ये रेलेवेंट जो आर्टिकल है मैं आपके सामने रीड आउट करता हूँ। No amendment of the constitution shall be called in question in any court on any ground whatsoever. For the removal of doubt, it is hereby declared that there is no limitation whatever on the power of the Majlis Shura to amend any of the provisions of the constitution. यहाँ पर एक apparent confusion लगती है कि यहाँ पर salient features की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो कुछ लिमिटेशंस इंपोज कर रहा है, जबकि आर्टिकल 238 का सब आर्टिकल 6 ये कह रहा है कि कोई लिमिटेशन नहीं है और इसको चैलेंज नहीं किया जाएगा। तो क्या ये कंट्राडिक्टरी चीज़ें दोनों नहीं आ गई? इसको इन्होंने डिफाइन किया कि ये जो अमेंडमेंट लफ्ज़ है, इस अमेंडमेंट लफ्ज़ से मुराद ये नहीं है कि सारे का सारा कॉन्स्टिट्यूशन या सेलिएंट फीचर उसके संप्लान कर दिए जाएंगे। इसे with the majority concluding that amendment doesn't mean fundamentally changing the bargain struck by the constitution. यानी ये जो अमेंडमेंट है दैट इज मेंट फॉर इम्प्रूवमेंट, नॉट सप्लांटिंग द बेसिक स्ट्रक्चर या सेलिएंट फीचर्स या बेसिक जो एडिफिस है या फाउंडेशनल प्रोविजंस है उनको चेंज नहीं करेगी। इससे नेक्स्ट ये बताया गया कि किस तरह ये आइडेंटिफाई करेंगे सेलिएंट फीचर। कहा गया द कोर्ट इज वेस्टेड विद द जुरिसडिक्शन टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन इन ऑर्डर टू असर्टेन एंड आइडेंटिफाई इट्स डिफाइनिंग सेलिएंट फीचर्स. It is equally vested with jurisdiction to examine the vagaries of the constitutional amendment so as to determine whether any of the salient features of the constitution has been repealed, abrogated or substantially altered as a consequence thereof. अब डियर फेलोज, अब यहाँ तक जो हमने देखा वो ये देखा कि इन सारी जजमेंट्स के अंदर हमने ये देखा कि फाइनल ये जो जजमेंट आई 17 मेंबर्स पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट के बेंच की, फुल बेंच की, उन्होंने 3-4 चीज़ें डिफाइन कर दी। उन्होंने कहा जी कि सेलिएंट फीचर्स कॉन्स्टिट्यूशन अंदर के मौजूद हैं।
और ये इनको तलाश करने के लिए हम आउटसाइड मटेरियल जो है वो इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि इसकी होलिस्टिक रीडिंग करेंगे। उसके बाद उन्होंने कह दिया कि एक इंक्लूसिव लिस्ट दी जिसमें 3 चीज़ें, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और एक और जो चीज़ इसके अंदर इन्होंने इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये 3 चीज़ें इन्होंने कहा कि ये सीरियन फीचर हैं, लेकिन ये इंक्लूसिव हैं, यानी इसके अंदर और चीज़ें भी इंक्लूड की जा सकती हैं। और इसके साथ ही इन्होंने ये कहा कि अब ये जो सीरियन फीचर मौजूद हैं या नहीं हैं, फर्दर उनको आइडेंटिफाई करेगी, इंटरप्रेट करेगी सुप्रीम कोर्ट। ये तो थी चीज़ें जो मैंने आपके सामने रखी। अब इससे आगे जो 2-3 क्वेश्चंस हमारे अनअटेंडेड रह गए हैं, उनमें से एक ये था कि क्या आर्टिकल 8 में इस्तेमाल किया गया लफ्ज़ लॉ में कॉन्स्टिट्यूशन शामिल है या नहीं। जब आर्टिकल 8 का हम पढ़ते हैं तो आर्टिकल 8 ये कहता है कि नो लॉ shall be made inconsistent with the fundamental rights if any law or uses which has attained the status of law is contradictory to the fundamental rights, that will be declared null and void। अब जब इस 18th अमेंडमेंट वाले केस को हामिद खान साहब आर्ग्यू कर रहे थे, तो उनका मेन थ्रस्ट ऑफ द आर्गूमेंट ये था कि आप फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट नहीं लॉ बना सकते, यानी और वो इंटरप्रेट कर रहे थे कि इसके अंदर लॉ के लफ्ज़ के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन शामिल है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि लॉ जो है, लॉ के कॉनोटेशन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद नहीं है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है और ये दोनों डिस्टिंग्विशेबल चीज़ें हैं। उसके अंदर एक और बड़ी अहम बात क्या, कि पार्लियामेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूटिव पावर और लेजिस्लेटिव पावर में फ़र्क है। अमूमी तौर पे ये कहा जाता है कि अगर ये जो बात सुप्रीम कोर्ट ने 17 जजेस पर मुश्तमिल जजमेंट के अंदर कह दी गई है, अब इसकी मौजूदगी में फिर क्या किया जा सकता है, क्या कोई कॉन्स्टिट्यूट असम्बली बनाई जाए, कैसे किया जाए, ये सवाल का जवाब भी हमें इस जजमेंट के अंदर नहीं मिलता और ना ही कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई प्रोविजन है। पार्लियामेंट को उनने जो अमेंडमेंट का अख्तियार दिया है वो सिंपल लेजिस्लेटिव पावर दी गई है। इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूंट पावर या लेजिस्लेटिव पावर, यानी लॉ बनाने की या कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की, इन पर कोई प्रोविजन हमें नहीं मिलती। अब ये क्वेश्चन रहेगा कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल्स को चेंज करना है, सीरियन फीचर्स को चेंज करना है, या आपने इसके फाउंडेशनल प्रोविजंस को चेंज करना है, जिसको उर्फ आम में बेसिक स्ट्रक्चर कहा जाता है, तो फिर हमें क्या कोई नई कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली तश्कील देना पड़ेगी या इसके अलावा हमें रेफरेंडम करवाना पड़ेगा। डी फेलोज, ये था बेसिक स्ट्रक्चर, सीरियन फीचर्स, जुडिशियल रिव्यू टू एग्जामिन द अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन और अनकॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन को स्ट्राइक डाउन करने के हवाले से पाकिस्तान के अंदर जो ज्यूरिस्प्रूडेंस सो फार इवॉल्व हुई है, मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आज का लेक्चर आपको पसंद आया हो तो बाबुल इल्म लॉ अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया।